Hello students, I am your commerce educator Dheeraj. Welcome to our online classes. क्लास 11 चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लेट्स सी, ये सम ट्रांजैक्शंस हैं और ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, देन इवेंट्स, अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज, रिसिप्ट्स, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, ट्रेड पेबल, परचेज, इन्वेंट्री, लॉस, प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स, स्टॉक और गेन्स। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का हमारी अकाउंटिंग करते समय क्या यूज़ होगा और इनको अंडरस्टैंड करने से ही हम हमारे अकाउंट्स को ईजिली वैसे करेंगे जिस आगे के क्वेश्चंस में हमारे लिए ये हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज करना, अगर हम हमारे बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स को सोल्ड करते हैं या कोई भी अमाउंट रिसीव्ड करते हैं या अमाउंट पेड करते हैं तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो भी मेजर होती है किसमें, मनी के टर्म्स में, और जिसका फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या हो, इफेक्ट दिखाई दे। ये हमारा फर्स्ट टर्म था बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी है इवेंट। इवेंट एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड इवेंट। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमेशा जो इवेंट होता है एंड ऑफ द ईयर जो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास वो होता है इवेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एंड ऑफ द ईयर मतलब हमारे बिजनेस का जब एंड होता है, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट होता है या 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एंड ऑफ द जो ईयर होता है ना, एंड ऑफ द ईयर में जो रिमेनिंग बचता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, कैश एंड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इवेंट। नेक्स्ट है थर्ड, अकाउंट। अकाउंट ये टी शेप के टाइप का होता है एक्चुअली में। अकाउंट कुछ नहीं है, सिंपल है, जो भी अपन ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है उसको रिकॉर्ड करना, समराइजेशन करना, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना अकाउंट है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जब हम कोई भी मार्केट से गुड्स परचेज करते हैं या हम शॉपिंग करते हैं तो हम एक स्लिप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल है जिसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या मार्केट से लाना है। तो जो हम स्लिप बनाते हैं ना वो भी अकाउंट है। जैसे कि हम चीनी, चाय, ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए भी जो एक स्लिप प्रिपेयर करते हैं वो स्लिप भी क्या है, वो स्लिप भी एक अकाउंट है। क्लियर है? तो अकाउंट रेफर्स टू ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर हेड ऑफ वन प्लेस। अकाउंट ये फॉर्मेट ऑफ अकाउंट है। अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट है अकाउंट का। एक्चुअली में कोई भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का अलग से एक समराइजेशन बनाना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी आपने 50 परचेज किए, 50 परचेजेस आर डूइंग, तो 50 परचेजेस करने का अलग से एक अकाउंट बनाना जिसमें ओनली परचेज आए, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अगर आप कोई गुड सोल्ड कर रहे हो और आपने सोल्ड किया है तो अलग से सेल्स की डिटेल रखना, समराइजेशन रखना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये कहलाता है सेल्स अकाउंट। तो ये फॉर्मेट है अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। ये इसका जो लेफ्ट साइड होता है इसको डेबिट बोलते हैं, उसको डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका राइट साइड होता है वो आपका क्रेडिट होता है, उसको सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैंने ये डेबिट और क्रेडिट लिखा है, ये सिर्फ इस डीआर और सीआर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो लेफ्ट साइड है भाई, ये हमारा लेफ्ट है। लेफ्ट साइड कौन सा है हमारा लेफ्ट साइड ये है, तो ये लेफ्ट साइड है, दैट इज कॉल्ड डेबिट। ये हमारा राइट साइड है तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट, सीआर। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। ये टी शेप का होता है इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म इज नॉन एज कैपिटल। इट इज द अमाउंट विद द हेल्ड ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस।
बिजनेस में गुड्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए जो ऑनर इन्वेस्ट करता है अमाउंट को, वो हमारे यूज हो, उसको बोलते हैं कैपिटल। वो कैपिटल की नीड क्या होती है? हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए बिजनेस में ये अमाउंट हेल्पफुल होती है जो ऑनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इसको ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है। नेटवर्थ भी इसका अदर नेम है। इसको हम एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम एक बोलते हैं, और ये हमारे चैप्टर 6 में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा चैप्टर है। और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अब अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है तो लायबिलिटी को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये फॉर्मूला बना कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इसका ये फॉर्मूला है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 ड्राइंग्स। क्या होता है ड्राइंग्स? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ड्राइंग्स है द मनी और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग्स। कोई भी ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज करता है और उस पर्सनल यूज के को ही क्या बोलते हैं? हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस से उन्होंने कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, या कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, या कोई मान लो कार है बिजनेस की और वो यूज कर रहा है वो पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के कामों के लिए, तो डोमेस्टिक वर्क के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ये हमारा 5th पॉइंट था। ड्राइंग्स आपके सामने है। द मनी और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल कैश, ड्राइंग्स के रूप में आपने कैश में मान लो पैसा विड्रॉ किया है, गुड्स के रूप में विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है मतलब एसेट्स विड्रॉ की है। ये तीनों ही कंडीशन में ड्राइंग्स होती है अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इनको बिजनेस के से यूज़ करते हो। लाइबिलिटीज़ को मैंने 6 पॉइंट पर रखा है। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। इन शॉर्ट कहने का मीन, हमने कोई भी पैसा अमाउंट या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं जिनको हमको फ्यूचर में पे करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को इक्वेशन के रूप में मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है, लाइबिलिटीज़ इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ आर डिवाइडेड ऑन 2 बेसिस, internal and external liabilities, and second is current and non-current liabilities. Internal and external liabilities नेम से ही रिप्रेजेंट करना है। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर हो, एक्सटर्नल जो बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं। इंटरनल liabilities, all amount which a business entity has to pay to the owner is known as internal liabilities. It includes capital and accumulated profit. ये वो अमाउंट है जो ऑनर्स को हमको क्या करनी होती है? पे करनी होती है, क्योंकि हमने ये ऑनर्स से ली गई होती है। और इसमें कैपिटल आता है और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आता है, जिसमें हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो ऑनर्स को देने होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व फंड, P&L। देन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, all amount which business entity has to pay to the outsider are known as external liabilities. It includes creditors, bank overdraft and loans etc. वो अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी को पे करनी होती है आउटसाइडर्स को, और आउटसाइडर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार में जिससे हमने गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिटर्स होते हैं और उनको हमको पे करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है जब हम बैंक से, हमारे बैंक में पैसा अमाउंट है 10,000 और बैंक से हमने विड्रॉ कर लिया है 20,000, हमारे अकाउंट में जो डिपॉजिट मनी है उससे मोर देन अमाउंट अगर हम विड्रॉ कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमको बैंक को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो हमारी लायबिलिटी बनती है। लोन, बैंक से हमने अगर लोन लिया है उस कंडीशन में भी हमें उनको बैंक्स को लोन रीपे करना होता है और ये भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज बनती है। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर जो ऑनर होते हैं उनको पे करना होता है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक ऑफ ड्राफ्ट एंड लोन्स का पेमेंट होता है, इसमें ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मैंने बताया था जो 1 ईयर के अंदर आपको रीपे करनी होती है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। जो आफ्टर 1 ईयर रीपे करनी होती है दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस दैट आर पेबल विद इन ए पीरियड
ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्नर्ड इनकम, बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिलहाल हमने 4 यहाँ डिस्कस किए हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन सीएल, सीएल की फुल फॉर्म करंट लाइबिलिटी होती है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज ऑब्लिगेशंस दैट आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर है, ये आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेबेंचर्स ईटीसी। हमने आपको लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। अब हम हमारा 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारा 7 पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स और एक है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। नॉन करंट एसेट्स मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, करंट एसेट्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब एक तरीके से ये वो एसेट्स होती हैं जो एक्चुअली में कैश में नहीं होती है और बिजनेस स्टार्टिंग के समय भी कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं और बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए। तो फिक्टिशियस एसेट्स के अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, इसमें डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? ए रिसोर्सेज owned by a business entity that can be expressed in terms of money and provides future benefits to the business entity. ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक्सप्रेस किया जाता है मनी की टर्म्स में और वो फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस के लिए, वो एसेट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो प्लांट एंड मशीनरी से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमें फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट्स देगा। आज मान लो फोटोकॉपी की आपने एक मशीन परचेज करी, तो वो फोटोकॉपी की मशीन मान लो 1 लाख की परचेज करी, तो 1 लाख रुपीज की इस फोटोकॉपी मशीन से आपको एक साथ 1 लाख रुपीज तो नहीं मिलेंगे, बट स्लोली उससे जैसे वो वर्क करती जाएगी और वो जैसे ही बिजनेस में आ जाएगी उस कंडीशन बेसिस पर, उससे स्लोली क्या रिसीव होता रहेगा, मनी रिसीव होती रहेगी। तो ये फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए हमारे लिए यूजफुल है। Assets are divided on the 3 bases. Assets are divided on the 3 bases. 3 bases क्या है? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने हमें फर्स्ट टाइम जब बताया था तो आपने बताया था एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स आप इसको 2 टाइप बेसिस पर भी देख सकते हो और 3 टाइप बेसिस पर भी दे सकते हो। ये 3 टाइप्स है एक्चुअली में जब अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है एसेट्स को, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। बट अगर मैं इसको क्लैरिफाई करवाऊं, क्योंकि ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है ये क्वेश्चनों में कई बार शो नहीं होती है और अगर शो होती है तो वो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के साथ एडजस्ट हो जाती है, मतलब वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाती है और करंट एसेट्स में आ जाती है ये फिक्टिशियस एसेट्स भी। क्लियर है? यहां पर मैंने इन तीनों को अलग अलग इसलिए डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको अलग से नॉलेज मिले कि फिक्टिशियस एसेट्स नाम की भी कोई एक एसेट्स होती है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार बोल देता है कि राइट डाउन एनी 5 फिक्टिशियस एसेट्स, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ये काल्पनिक संपत्तियां होती हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी की जो गाइडलाइंस आई थी, कंपनी की जो एक्ट है 2013, उसमें फिक्टिशियस एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में ही इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है कि टेल मी 5 करंट एसेट्स, टेल मी 5 नॉन करंट एसेट्स, टेल मी 5 फिक्टिशियस एसेट्स, तो इसलिए मैंने यहां पर क्राइटेरिया अलग से यहां पर आपको समझाया है। नॉन करंट एसेट्स के ये जो मैंने 4 यहां पर पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं करंट एसेट्स के अदर नेम। जैसे एक पर्सन के 2 नाम होते हैं, ऐसे ही यहां पर करंट एसेट्स को इन नामों से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में आपको कहीं मिलेगा। करंट एसेट्स को शॉर्ट लिव्ड एसेट्स भी बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये मैक्सिमम केसेस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केसेस में ही आपको ये मिलता है। तो करंट एसेट्स के ये अदर 4 नेम्स हैं, शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स एंड सर्कुलेटिंग एसेट्स। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स, सीए मतलब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए 1 ईयर। मतलब वो एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कैश में, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। इसके मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं, डेप्टर्स, बीआर, स्टॉक, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स।
और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं. नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 1 ईयर. मतलब वो एसेट्स जो 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती है और जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है वो नॉन करंट एसेट्स हैं. नॉन करंट एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A and B. A is tangible assets, B is intangible assets. Tangible assets are those assets which have physical existence, can be seen and touched. For example, land, building, plant, machinery, furniture. Intangible assets are those assets which have no physical existence and can be filled by operations. Goodwill, patent, copyright, trademark. I hope students आपको क्लियर हुआ होगा टेंजिबल और इंटेंजिबल. नाउ लेट्स सी फिक्टिशियस, जिसका दूसरा नाम नॉमिनल एसेट्स है. फिक्टिशियस एसेट्स भी आप इसको बोल सकते हो, नॉमिनल एसेट्स भी आप इसको बोल सकते हो. दीज आर एसेट्स can not be realized in cash or no further benefits can be derived from these assets. For example, advertisement expenses and preliminary expenses. fictitious assets के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये वो assets है जो कैश में नहीं होती हैं और इनका कोई फ्यूचर में भी हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं हमें इन assets से. ये सिर्फ हमारे एक तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एक बार कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और उनके बाद उन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है इसका एग्जांपल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और भी इसके इलस्ट्रेशन से मैंने डिस्कस तो नहीं किए बट मैं ऑरली आपको बता देता हूं. फिक्टिशियस एसेट्स में अंडर राइटिंग कमीशन भी आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और यहां पर इसको एक अदर नेम से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नेम से भी डिस्कस किया जाता है. फिक्टिशियस एसेट्स का मीन क्या हुआ? फिक्टिशियस एसेट्स का मीन हुआ दीज आर एसेट्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर फ्यूचर या फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको एसेट साइड क्लियर हुआ होगा. अब हम पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी डिस्कस करेंगे. 8 points receipt they are divided into 2 parts, revenue receipt and capital receipt. revenue receipt कौन सी होती है? revenue receipt रिक्योरिंग नेचर की होती है, स्मॉल अमाउंट होती है और कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड इसके एग्जाम्पल है. रिक्योरिंग नेचर क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है वो रिसिप्ट जो हमें बार बार रिसीव होती है, एक साल में बहुत बार रिसीव होती है, जैसे रेंट रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना. ये क्या है कि एक बार ही रिसीव नहीं होता, बहुत बार रिसीव होता है. तो ये बार बार जो रिसीव्ड होती है अमाउंट वो कहलाती है रिक्योरिंग नेचर की और वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है. और ये अमाउंट में भी क्या होती है? स्मॉल होती है, छोटी अमाउंट्स होती हैं. इसका एग्जांपल है कमीशन रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड. देन आफ्टर कैपिटल रिसीव्ड, ये नॉन रिक्योरिंग नेचर की होती हैं और ये बार बार नहीं होती हैं और ये बिग अमाउंट होती है. इनकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने से जो अमाउंट आया या बैंक लोन, ये कैपिटल रिसीव्ड के इलस्ट्रेशंस हैं. नेक्स्ट है 9 एक्सपेंडिचर क्या मीन है? स्पेंडिंग मनी और incurring liabilities, acquiring assets, goods and services is called expenditure. assets, goods और services पर जो भी आपने यहाँ पर spend किया है मनी, वो expenditure है. expenditure are divided into 3 parts, revenue expenditure, capital expenditure and deferred revenue expenditure. revenue expenditure क्या है? it is the amount spent to purchase goods and services that are used during an accounting period is called revenue expenditure. वो amount जो हमने spend की है goods को परचेज करने में या सर्विसेज के लिए, और वो जो अमाउंट हमने स्पेंड की है वो अकाउंटिंग पीरियड के लिए स्पेंड की है. हमारा अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर भी अकाउंटिंग पीरियड होता है जो 1 साल की अवधि होती है जिसमें हम बिजनेस करते हैं. उस पीरियड में हमने जितना अमाउंट स्पेंड किया है गुड्स को परचेज करने या सर्विसेज के लिए वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने वो एक्सपेंड किया है गुड्स को परचेज करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड में. इसके एग्जांपल है रेंट, सैलरी एंड वेजेस पेड. रेंट देना बिल्डिंग का, सैलरी देना एम्प्लॉयज को, वेजेस देना एम्प्लॉयज को, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. कहने का मतलब ऐसी जगह हमने यहां पर एक्सपेंडिचर किया है, स्पेंड किया है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा. मतलब हमने जो एक्सपेंड किया है मनी वो
अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं किया, मोर देन ईयर्स के लिए किया है, मोर देन 1 ईयर्स के लिए हमने एक्सपेंड किया है मनी और उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एग्जांपल है जैसे परचेज ऑफ मशीन। अब जो भी मशीन आपने परचेज करी है वो ये तो है नहीं कि 1 अकाउंटिंग ईयर में ही उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। वो मशीन की लाइफ मान लो 20 साल है तो 20 साल तक वो मशीन आपको अर्न करके देगी। तो ये कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि यहां पर मशीन को परचेज करने में आपकी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में पैसा लगा होगा, कैपिटल लगा होगा, इसलिए वो कैपिटल है। रेवेन्यू का मतलब है वो 1 साल के लिए लगा है और 1 साल में रिसीव हो गया, इसलिए वो रेवेन्यू नेचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ द विच इज डिराइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर। कहने का मतलब ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो लगते तो रेवेन्यू नेचर के हैं बट एक्चुअली में इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। मतलब इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने एक एग्जांपल लिया भी था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि मान लो एक जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेस होते हैं वो ऐड करते हैं, वो जो ऐड करते हैं उस ऐड के लिए वो 10 साल 20 साल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो ऐड करते हैं और उसका कुछ कुछ पोर्शन हर अकाउंटिंग ईयर में हमें मिलता रहता है। तो वो जो हमने स्पेंड किया है वो 2 पोर्शन पर स्पेंड किया है, वो लॉन्ग टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसका फ्यूचर बेनिफिट भी है और बहुत नंबर ऑफ ईयर्स के लिए किया गया है और उसका जो रिसीव्ड हो रहा है स्पेंड करने पर अमाउंट वो सर्टेन रेवेन्यू नेचर में भी स्पेंड हो रहा, रिसीव हो रहा है, इसलिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे शाहरुख खान बायजूस का ऐड करता है तो वहां हर साल उससे ऐड करने से क्या हो रहा है कि उसकी जो सेल है, प्रोडक्ट है, वो उसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है और वो लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, उसे एडवर्टाइजमेंट कर रखा है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। Expenses is the cost incurred in producing the and selling the goods and services। कहने का मतलब जो expenses हमने goods और services को prepare करने में बनाए हैं, उनको सेल करने के लिए जो भी उसमें हमने कॉस्ट लगाई है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगाई है, वो एक्सपेंसेस सारे कॉस्ट कहलाते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन एंड सैलरी है और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स है। फॉर एग्जांपल मान लो एक मार्कर हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है, तो मार्कर के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिएगा और उसको मार्कर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? मार्कर को बनाने, मार्कर जानते हो जो ये अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं वो मार्कर होता है। मार्कर को बनाने के लिए हमको जो एम्प्लॉयज रखने हैं उनको हमको क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। जहां वो बन रहा है वहां उसका रेंट देना पड़ेगा और उसको सेल करने के लिए सेल्समैन को कमीशन पे करना पड़ेगा। ये ऑल ओवर एक्सपेंसेस को अपन इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस और यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, जो हम कॉस्ट गुड्स को सोल्ड करते वक्त जो हमारे गुड्स की कॉस्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एक नया वर्ड आया है, मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो कार है, एक एग्जांपल लेता हूँ डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अजम्पशन करो हमारी कार है, कॉन्सेप्ट से आगे आ रहे हैं हम, ये कंप्लीट हो चुका है एक्सपेंसेस वाला टॉपिक, मैं डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे, मान लो अजम्पशन करो आपकी कोई कार है, उसको आपने परचेज किया 5 लाख में, क्या आफ्टर 5 ईयर भी वो उसकी कार की प्राइस 5 लाख ही रहेगी? नहीं, उस कार की प्राइस में डिक्रीजमेंट आएगा। तो वैल्यू को यूज करने से उस एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट आया है, जो डायमेंशनिंग हुआ है, जो कमी आई है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिक्स एसेट्स में ही कमी आती है, ठीक है, और उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मूल्य में कमी, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो फिक्स एसेट्स है, उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, डिक्रीजमेंट आया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल है। 11 टर्म है इनकम। इनकम का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो इनकम आता है। इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन में रेवेन्यू इज गिवन, जिसको सेल्स ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, 2,50,000 रुपीज। एक्सपेंसेस जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, 2 लाख। तो फॉर्मूला है इनकम इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम इक्वल रेवेन्यू है 2,50,000, एक्सपेंसेस है 2 लाख, तो 50,000 का आपका इनकम आ गया। क्लियर है? इनकम का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को सोल्ड करने से हमें जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है, एक तरीके से वो हमारी इनकम है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने मार्कर को बनाने में 10 रुपीज़ की कॉस्ट लगी मेरी और उसको सेल कर दिया मैंने 13 रुपीज़ में, तो 3 रुपीज़ मेरी क्या है?
that is my income, revenue minus expenses. Next 12, profit. It is excess of total revenue over total expenses of a business enterprises of an accounting period. एक accounting period में टोटल रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू मोर देन होता है टोटल एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट आता है, और अगर लेस देन होता है तो लॉस आता है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव क्लियर्ड. मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू एक्सेस ज़्यादा है ओवर टोटल एक्सपेंसेस से, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट. एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन द टोटल एक्सपेंसेस इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. देन गेन का क्या मीन है, ए नॉन रिक्योरिंग प्रॉफिट इवेंट सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड गेन. जब भी आप किसी भी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करोगे उससे जो क्या होगा, उससे जो अर्निंग होगी उसको बोलते हैं गेन. ये दोनों प्रॉफिट और गेन लगते एक जैसे हैं एक जैसे ही. प्रॉफिट और गेन का मतलब एक ही होता है, फायदा एक तरीके से. बट किसी भी गुड्स को सोल्ड करने से अगर आपको कोई भी फायदा हो रहा है दैट इज प्रॉफिट. अगर किसी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने से, किसी एसेट्स को सोल्ड करने से अगर आपको अर्न हो रहा है मनी दैट इज कॉल्ड गेन. क्लियर है. नेक्स्ट है लॉस. लॉस क्या है, लॉस के दो कैटेगरीज है. फर्स्ट टोटल एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू. सेकंड लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड एक्सीडेंट. क्लियर है. जैसे फर्स्ट कैटेगरी में मैंने बोला टोटल एक्सपेंसेस है 2,50,000, टोटल रेवेन्यू 2 लाख, तो मोर देन क्या है, टोटल एक्सपेंसेस, तो उस कंडीशन में लॉस होगा. भाई ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंसेस इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड लॉस. कितने का लॉस है, 50,000 का. लॉस दूसरा हो सकता है जैसे कि आग से माल नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर, चोरी हो गया, लॉस बाय थीफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, तो ये सेकंड सिचुएशन है लॉस होने की. आई होप स्टूडेंट्स आपको 14 टर्म्स क्लियर हुई होंगी. आगे की जो टर्म्स रिमेनिंग है वो टर्म हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में. मैंने इंडिकेट किया है अगर गुड्स को सोल्ड करने से एक तरीके से अगर अर्न होता है प्रॉफिट, एसेट्स को सोल्ड करने से कुछ अर्न होता है दैट इज गेन. टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, टीई मतलब टोटल एक्सपेंसेस. टीआर इज ग्रेटर देन टीई दैट इज प्रॉफिट, एंड टीआर इज लेस देन टीई दैट इज लॉस.